नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हमारे सामने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को नज़र में रखते हुए कक्षा 12 की सामान्य हिंदी का एक प्रश्न पत्र प्रस्तुत होगा। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी सुदृढ़ करने के लिए हमें प्रश्न पत्रों को अधिक से अधिक संख्या में हल करना चाहिए। प्रश्न पत्रों को हल करते रहने से हमारी प्रैक्टिस बनी रहती है और हमें प्रश्नों का सही अंदाज़ा लगा रहता है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं कक्षा 12 की सामान्य हिंदी का एक प्रश्न पत्र लेकर के। तो चलिए फटाफट से प्रश्न पत्र के साथ जुड़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बोर्ड परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए मित्रों, अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए सीधे प्रश्न पत्रों की तरफ रुख किया जाए। तो मित्रों, हम आ चुके हैं अपने प्रश्न पत्र पर। तो आइए अब फटाफट से प्रश्न पत्रों को देखते हैं। तो चलिए पहले खंड का में हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, नंबर 1 पे हमसे पूछा जा रहा है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। तो आचरण की सभ्यता जो है सरदार पूर्ण सिंह का चर्चित निबंध है। और सरदार पूर्ण सिंह किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार थे। चलिए, हिंदी ये भी पूछ सकता है आप लोगों से कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के कवि थे। चलिए, हिंदी नई चाल में ढली। तो हिंदी नई चाल में ढली यह कथन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है, और इन्होंने अपनी एक काल चक्र नाम की पुस्तक थी, वहाँ पर ऐसा वर्णन किया है, ऐसा कथन उन्होंने वहाँ पर लिखा है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की विश्व प्रसिद्ध कहानी है। प्रेम संवेदना को अत्यंत ही मार्मिक ढंग से व्यक्त करने वाली ये कहानी पाठकों के हृदय को आंदोलित कर देती है। अगर आपने अभी तक चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था नहीं पढ़ी है, तो आपने हिंदी साहित्य के एक अनमोल खजाने को अभी तक आपने नहीं प्राप्त किया है। जरूर पढ़िएगा इनकी कहानी उसने कहा था। चलिए, और चर्चित प्रश्न भी है, हर जगह पूछता है। घ प्रश्न, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। एक सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं और इनके निबंध संग्रह जो चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2 में संकलित हैं। और त्रिवेणी 3 निबंध संग्रह इनके हैं इंपॉर्टेंट, इन्हीं में सारे निबंध हैं इनके संकलित। कलम का सिपाही के रचनाकार, तो कलम का सिपाही देखिए अमृत राय की रचना है, और यह प्रेमचंद्र जी की जीवनी है। अमृत राय जो है प्रेमचंद्र जी के पुत्र थे, तो अपने पिता पर उन्होंने लिखा है इसे कलम का सिपाही। प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, और यह जो है द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं गद्य लेखक रहे हैं। चलिए, और अब देखिए खा वाले प्रश्न में पूछा जा रहा, अब गद्य साहित्य से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रारंभ हो चुके हैं। तो खा वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं। तो छायावाद के कवि देखिए मुकुटधर पांडेय हैं, और ये जो उपरोक्त तीनों कवि हैं वह जो है वो अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के 8 कवि थे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? तो छायावाद युग के देखिए निराला, जयशंकर प्रसाद और अज्ञेय, ये जो है नहीं है। छायावाद युग का कवि जो है ये अज्ञेय नहीं है, क्योंकि यह प्रयोगवादी कवि हैं। और बाकी महादेवी वर्मा, प्रसाद, निराला, ये सभी छायावाद युग के कवि हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रमुखता प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी जी, ये चारों लोग छायावाद के स्तंभ के रूप में विख्यात हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है, ऊपर से लेकर पहला, दूसरा, तीसरा जो है छायावादी युग के कवि हैं, और अज्ञेय जी नहीं हैं, ये प्रयोगवादी हैं। तो आप इनको सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। रश्मि रथी किस कोट की रचना है? तो रश्मि रथी जो है खंड काव्य है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, कर्ण के जीवन वृत्त पर आधारित है। कर्ण वही दानवीर कर्ण, महाभारत वाला। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की रचना है, आधुनिक युग के कवि हैं। चलिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने के उपरांत हम आ चुके हैं वर्णनात्मक प्रश्नों को। आइए अब गद्यांश को देखा जाए। तो पहले ही पढ़ते ही आप लोगों को अंदाजा लग जाना चाहिए, यही अध्ययन की बारीकी होती है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। पृथ्वी
यानी राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र के स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित है। और राष्ट्र के स्वरूप कितने निर्धारित हैं? 3, जन, पृथ्वी और हमारी संस्कृतियां। तो सीधे ही आप लोग लिख देंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। तो संदर्भ हो गया। आइए, शीर्षक और लेखक का नाम हो गया राष्ट्र के प्रत्येक अंग की शुद्ध हमें क्यों लेनी चाहिए। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की शुद्ध हमें इसलिए लेनी चाहिए कि किसी मनुष्य को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी कमजोर आदमी की मदद नहीं कर सकते हैं, किसी कमजोर आदमी की मदद नहीं करेंगे, जो उठने का प्रयास कर रहा है, अगर हम उसका सहारा नहीं बनेंगे, तो उस तरीके से हमारी संस्कृति, हमारे देश की उन्नति नहीं होगी। क्योंकि देश की उन्नति और संस्कृति की उन्नति तभी हो सकती है जब हम लोग आपस में सामंजस्य बनाकर एक दूसरे मतलब सभी लोग क्रमशः विकास करें, क्रमिक रूप से बराबर विकास करें, तभी देश, समाज और संस्कृति की उन्नति संभव है। तो यही कहा जा रहा है, कहने का सूक्ष्म तात्पर्य यही है कि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव हमें राष्ट्र में निवास कर रहे सभी लोगों के उत्थान का प्रयास करना चाहिए। चलिए, अब रेखांकित अंश की व्याख्या भी उसी प्रकार है। देखिए, गद्य साहित्य में अगर कुछ भी लिखा गया है तो उसकी व्याख्या आपको बढ़ा चढ़ा करके आकर्षक शब्दों में करनी चाहिए, जिससे आपको अच्छे अंक मिलते हैं। अब देखिए, यही लाइन जो लिखी है इसके बारीक में कितने कितने तत्व भरे पड़े हैं। अगर आप लिखने लग जाएं तो राष्ट्र, संस्कृति और जन के विकास पर 1 पेज लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने से बना करके बढ़िया से अच्छे ढंग से लिखिएगा, उससे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। चलिए, फिर वैसे रेखांकित अंश की व्याख्या यही है कि समन्वय के मार्ग से, जो हमने बताया कि आपस में सामंजस्य के मार्ग से ही भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। यानी इस राष्ट्र में किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, जातिगत, वर्ण, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोग आपस में सामंजस्य का मार्ग अपना करके भरपूर प्रगति और उन्नति कर सकते हैं, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो। किसी को किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। और यदि ऐसा करेंगे, अगर हम लोग आपस में मिलकर छोटे बड़े सभी वर्ग के लोग उन्नति करेंगे, तभी ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। यही वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहना चाह रहे हैं। चलिए, अब सब हो गया। तो यही जो हमने बताया है सबका निचोड़ ही 5 प्रश्न में है, आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए, 2 गद्यांश हम नहीं बताएंगे, एक आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देख लीजिएगा आप लोग। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जलधि के फूटे कितने उत्स, तुरंत पकड़ लिए आप लोग, कहाँ से लिया गया है? श्रद्धा और मनुष्य। देखिए, भले ही वीडियो लंबी हो जा रही है लेकिन हम पद्यांश का अर्थ बताते चलेंगे, क्योंकि आगामी पेपर में आप लोगों को ये पद्यांश सारे इंपॉर्टेंट हैं, मिल सकते हैं। तो चलिए, धैर्य बना करके आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा और मुझे सुनिएगा। तो चलिए अर्थ बताते हैं। अर्थ थोड़ा सामान्य शब्दों में ही हम बताएंगे, ज़्यादा ब्रॉड रूप से नहीं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी ऐसा लिखते हैं कि बड़ा ही ब्रॉड व्याख्या उसकी की जा सकती है। तो उतना ही बताएंगे जितने से आप लोग अच्छे से पकड़ सकें। कहते हैं जब मतलब मनु पूरे असहाय हो जाते हैं, उनके अंदर निराशा का पूर्ण संचार होता रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उन्हें, तब श्रद्धा उनसे उदाहरण देती हुई कहती है कि जलधि के फूटे कितने उत्स, अभी तक द्वीप कच्छप डूबे उतराएं। यानी अभी तक इस पृथ्वी पर कितनी बार प्रलय आई है, प्रलय क्या महाप्रलय आई है, फिर भी सब कुछ परिस्थितियों में भी पृथ्वी अपनी जगह पर टिकी हुई है, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभी तक अपनी जगह पर टिकी हुई है, अभ्युदय का कर रही उपाय, और अभी तक नित निरंतर अपनी उन्नति, अभ्युदय का अर्थ है उन्नति का ही प्रयास कर रही है। पृथ्वी में कितनी बार महाप्रलय आई है, लेकिन फिर भी पृथ्वी अपनी उन्नति का निरंतर प्रयास करती रहती है। तो तुम क्यों असहाय पड़े हो?
आगे कहती है शक्ति के विद्युत कण। देखिए अब तक पृथ्वी का उदाहरण, अब दूसरा उदाहरण देती है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हों निरुपाय। अगर कोई शक्ति का कण है और वो इस तरीके से बिखरा हुआ है तो वह निरुपाय है, उसमें कोई भी शक्ति संचालित नहीं होगी। लेकिन यदि वह सब आपस में जुड़ जाएं, यदि आपस में जुड़ जाएं तो अत्यंत ही शक्ति का संचार हो सकता है। वही कह रही है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हों निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो जिस प्रकार शक्ति के संपूर्ण कण मिलकर और शक्तिशाली बन जाते हैं, उसी प्रकार हे मनु तुम निराशा को छोड़ो और आशा का संचार अपने अंदर करो, उत्साह की तरफ बढ़ो। इससे संपूर्ण मानवता की विजय होगी, संपूर्ण पृथ्वी की विजय होगी, क्योंकि अब पृथ्वी का उत्थान और उन्नति तुम्हें ही करना है। इसलिए हे मनु तुम निराशा को छोड़ो और आगे बढ़ो। चलो, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई, कर लीजिएगा आप लोग। पद्यांश के कवि और कविता श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। दृढ़ मूर्ति से आशय किस मूर्ति से है? वही जो पृथ्वी अचल रूप से अडिग रूप से अपने निरंतर उन्नति का प्रयास कर रही है। और उत्स का अर्थ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्स का अर्थ होता है स्रोत और अभ्युदय का अर्थ होता है उन्नति। ठीक है। द्वीप कच्छप में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पर जो सिंबल लगता है उसका संकेतक रूपक होता है द्वीप कच्छप। तो यहाँ पर भेद रहित आरोप है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा द्वीप कच्छप में। वैसे तो पा वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार भी होगा, लेकिन मूलतः इसमें रूपक अलंकार होगा क्योंकि उसी तरीके से प्रश्न किया जा रहा है। चलिए, दूसरा है तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला कोई एक करना है। फिर भी ये जो है बापू चैप्टर से लिया गया, सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है चैप्टर, तो चलिए व्याख्या बता देते हैं। बापू अर्थात हमारे राष्ट्रपिता, हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी को संबोधित करते हुए सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, हिंदी आप लोग पढ़ लीजिएगा, कि हे बापू, ऐसा लगता है कि तुम्हारा शरीर इतना दुर्बल है कि ऐसा लग रहा है इसमें मांस, रक्त और अस्थियां शेष नहीं बची है। तुम तो सिर्फ शुद्ध बुद्ध आत्मा, केवल तुम तो सिर्फ शुद्ध स्वच्छ और पवित्र आत्मा वाले हो और अत्यंत चतुर बुद्धि वाले हो। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, हे अत्यंत पौराणिक मान्यताओं को भी धारण करने वाले और नवीनता को भी। कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारे अंदर नवीनता और प्राचीनता का समन्वय है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, और तुम एक जीवन की पूर्ण इकाई हो जिसमें असार भव शून्य लीन, जिसमें जो उस समय बापू के समय में, महात्मा गांधी के समय में जो देश जाति पाति हिंसा के बंधन में जकड़ा हुआ था, तो वही आसार, वही असारता शब्द उसी से लिया गया है। तो तुम वह पूर्ण इकाई हो जिसमें इस संसार के संपूर्ण बाधा बंधन सब नष्ट हो जाते हैं, सब शून्य हो जाते हैं। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन, और भविष्य की आने वाली पीढ़ियां जिस संस्कृति का निर्माण करेंगी उसका आधार हे बापू आप ही हैं। यानी आप जो अहिंसा का मार्ग सबको दिखलाए हैं, आने वाले भविष्य के लोगों की संस्कृतियां जो है इसी आधार पर अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगी। तो चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या कर लीजिएगा। शीर्षक और कवि का नाम आप लोगों को पता ही चल गया। कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं? तो हड्डियों का ढांचा मात्र महात्मा गांधी जी प्रतीत होते हैं। गांधी जी को कवि के चिर पुराण तथा चिर नवीन क्यों कहा है? क्योंकि उनके अंदर प्राचीनता और नवीनता का समन्वय है। प्राचीन तो उस क्षेत्र में है, ठीक है, वहां पर जब वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज भी महात्मा गांधी जी हमारे अंदर बने हुए हैं। तो यही तात्पर्य है कि उनके अंदर प्राचीनता और नवीनता का समन्वय है, और मेरे ख्याल से आने वाली हर पीढ़ियों के अंदर भी महात्मा गांधी जी बने रहेंगे। चलिए, गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा? हम ही और आपको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि शायद हम लोग उन्हें नहीं देखे हैं, लेकिन आज उनके आदर्श जो है हमारी रगों में भरे हुए हैं। तो इस वजह से हम ही उनके आदर्श का मार्ग प्रशस्त करेंगे। उन्होंने जो हमें मार्ग दिखलाया है हम उस पर आगे बढ़ेंगे, यही कहने का तात्पर्य है। चलिए, अब जितना मेरा क्षेत्र है उतना तो हमने कर दिया, अब यहाँ से आप लोगों के क्षेत्र की मेहनत स्टार्ट होती है। किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय आप लोगों का काम है, गद्य में देख लीजिएगा, और वीडियो वैसे बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है
तो एक कवि का साहित्यिक परिचय 3 ऑप्शन दिया रहता है, एक गद्य में से 3 और 3 पद्य में से कोई एक करना है, तो आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा, ध्रुव तारा लिखा है, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश, पूरा सारांश वही होता है जिसमें संक्षेप में हम सारी कथा वस्तु को कह सुनाते हैं। अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट लिखिए। तो नीचे वाला मेरे ख्याल से आसान है, बहादुर कहानी पढ़ा होगा आप लोगों ने, और बड़ी अच्छी कहानी। वैसे आप लोगों को एक चुनिंदा बात बताऊं, अपने समय में जब हमने बहादुर कहानी पढ़ा था, उम्र भी मेरी छोटी थी उस समय, लेकिन हम पूरा रो दिए थे इस कहानी को पढ़ करके, इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। मुझे बहुत अच्छी लगी थी बहादुर कहानी। चलिए, तो बहादुर कहानी वैसे ही कि मध्यवर्गीय परिवार की मानसिकता का चित्रण किया गया है। लोग नौकर रखते हैं और मतलब अपनी जो है ठौस जमाने के लिए, अपनी पैठ दिखाने के लिए पास पड़ोसियों से कि उस माध्यम से नौकर रख लेते हैं, लेकिन उस नौकर के साथ जो है अच्छा बर्ताव करना भूल जाते हैं। तो यही सब अमरकांत जी द्वारा रचित बहादुर कहानी है। तो यही सब अमरकांत जी ने चित्रित किया है। हमें किसी भी हाल में मानवीय संवेदना को नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, क्योंकि मेरे अनुसार सहानुभूति और मानवता ही मनुष्य का श्रृंगार है। अगर हमारे अंदर किसी को लेकर करुणा नहीं रहेगी, संवेदना नहीं रहेगी, सहानुभूति नहीं रहेगी, तो हम तो मनुष्य है ही नहीं, हम तो साक्षात पशु हैं, हम तो पत्थर हैं कि हमारे अंदर कोई भावना ही नहीं है। किसी के दुख को देखकर हम दुखी नहीं हो पा रहे हैं, किसी के सुख को देखकर हम खुश नहीं हो पा रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष की भावना में जल रहे हैं। तो ये तो बहुत ही गलत बात है, पशुता का आचरण है। तो इसलिए संवेदना, सहानुभूति और मनुष्यता, ये सब मनुष्य के श्रृंगार हैं, मनुष्य के चरित्र के श्रृंगार हैं। तो इतना सब कुछ हम वैसे ही बताते चले जा रहे हैं। आप लोगों के जीवन में ये सब चीज़ें उपयोगी हैं। बाकी आप लोग बहादुर कहानी का उद्देश्य लिख लीजिएगा। आगे है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर। तो जिस जिले में से आप हो और वहाँ पर जो खंड काव्य आप लोगों का लगता हो, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। जिले वाइज से आता है। और खंड काव्य की कथा वस्तु या चरित्र चित्रण 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक करना रहता है। तो आप लोग उस हिसाब से देख लीजिएगा। रश्मि रथी खंड सब वही ऊपर वाला है। चलिए, यहाँ पर संस्कृत गद्य, वीडियो 16 मिनट की हो गई है। तो संस्कृत गद्य एक देखिए, जो सभी पक्षियों ने मिलकर राजा बनाने का सोचा था वो वाला है, और एक बौद्ध युगे में सिद्धांता, तो ऊपर वाले में समय लग सकता है, तो ये वाला चलिए। तो पंचशील सिद्धांता से लिया गया। ऊपर ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान और उन्नति के साधन थे, और आज भी यह सिद्धांत राष्ट्रों में परस्पर मैत्री और सहयोग के कारण तथा विश्व बंधुता और विश्व शांति के साधन के रूप में प्रचलित है। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मैत्री इसी पंचशील सिद्धांत के अनुसार हुई थी। शॉर्ट में बता दिए हम आप लोगों को, देख लीजिएगा ब्रॉड रूप से बुक में। चलिए, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ बड़ा ही सुंदर दोनों श्लोक है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। परोक्ष में अनिष्ट करने वाले और प्रत्यक्ष में प्रिय बोलने वाले मनुष्यों को ठीक उसी प्रकार त्याग देना चाहिए। वर्जयेत तादृशम मित्रम। ठीक उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे विष कुंभम पयो मुखम, अर्थात अंदर किसी घड़े के विष भरा हो और ऊपर से अमृत का मतलब लेप लगा हो, अमृत छिड़का हुआ हो, तो उस घड़े को जिस प्रकार त्याग देना चाहिए उसी प्रकार परोक्ष में अपना अनिष्ट करने वाले मित्रों को भी त्याग देना चाहिए। जिनका हृदय जो है वज्र के समान कठोर है, नहीं, वज्रादपि कठोराड़ मृदूनि कुसुमादपि, और हृदय जो है कोमल है, लेकिन नहीं, कुछ लोग कठोर स्वभाव के होते हैं लेकिन उनका हृदय जो है बड़ा ही कोमल होता है। लोकोत्तराणाम, वो लोग तो इह लोक से परे होते हैं और उनके चित्त को जानने में कुछ एक लोग ही समर्थ होते हैं। चलिए, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग। आँख का तारा होना, अत्यंत प्यारा होना, जले पर नमक छिड़कना, सब नॉर्मल वर्ड है, आप लोग जानते होंगे। वाक्य में प्रयोग भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का सही जो है विकल्प चुनिए। तो निःसंदेह, निधन संदेह हो गया राइट आंसर। इत्यादि, इति धन आदि, सब नॉर्मल है। स्वागतम, सुधन आगतम, ऊपर और नीचे सब यड़ संधि है, ठीक है। दिए गए निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध विभक्ति और वचन बताइए। आत्मनि, ये भी कर लीजिएगा। नामने शब्द में विभक्ति और वचन। फिर क्या है,
निम्नलिखित शब्द युग्मों का देखिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है। शब्द युग्मों का और ऊपर आप लोग चर्चित प्रश्न है, आत्मीय नामन, ये सब पढ़े होंगे, आप लोग कर लेंगे। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ और चयन कीजिए। अविराम, यानी ये देखिए जब हम पढ़ रहे थे तब भी ये आया था। अविराम मतलब रुके हुए, और बिना रुके, और अभिराम मतलब सुंदर, तो बिना रोक के और सुंदर, बा वाला सही हो जाएगा। विहग और विहंग क्या हो जाएगा? पक्षी और तोता। चलिए अब फिर क्या हो गया? निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो दो अर्थ लिखना है। कांड, यानी देखिए कांड क्या होता है? किसी चीज को किसी भाग में बांट देना। और पूत का अर्थ होता है एक पवित्र। पक्ष, पक्ष का भी अनेकार्थी शब्द है, तो लिख लीजिएगा आप लोग। शिखा का मतलब होता है चोटी, एक और एक बाल में जो बांधने वाला होता है, नीचे तक बांधे जाते हैं, उसको भी शिखा कहते हैं। एक शिखर जो होता है, तो हो गया, कर लीजिएगा आप लोग कोई भी एक। निम्नलिखित में से एक सही शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। रास्ता दिखाने वाला, तो रास्ता दिखाने वाला कौन होता है? मार्गदर्शक, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिएगा। नॉर्मल है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब श्रृंगार रस अथवा वात्सल्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा। सब श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है जब नायक और नायिका के पारस्परिक मिलन का वर्णन होता है। श्रृंगार रस होता है कहत नटत रिझत खिजत मिलत लज्जात भरे भवन में करत है नैनन हुई शोभात। हो गया। शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए बस अब आवेदन पत्र कर लीजिएगा आप लोग और निबंध कर लीजिएगा। तो मित्रों, भरसक ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन फिर भी हम यही चाहते हैं सब प्रश्नों को उस हिसाब से हल करवाते हैं ताकि फिर अगर आप लोगों को इस तरीके का प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में मिले तो तुरंत ही पकड़ लीजिए आप लोग और आराम से प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। तो चलिए मित्रों, इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप लोगों से अनुरोध है, इसी तरीके के कंटेंट को पाने के लिए, आगामी बोर्ड परीक्षाओं की खबरों से जुड़ने के लिए, अध्ययन अध्यापन से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इतना बहुमूल्य समय मुझे देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।